हुए। हाँ जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से 1857 की क्रांति में। मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 1857 की क्रांति में हमने सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण देखे। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, और सबसे मेन हमने इसका तात्कालिक कारण देखा जो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। फिर हमने क्रांति की पृष्ठभूमि देखी कि उस समय कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कौन गवर्नर जनरल था, कौन एजेंट टू गवर्नर जनरल था, कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन शासक था। ये सारी चीजें हमने देखी। क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे मजबूत सैनिक छावनी कौन सी थी, ब्यावर और खेरवाड़ा ने इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, ये तमाम बातें हमने उसमें देखी। उसके बाद हमने अगला मॉड्यूल देखा जिसमें प्रमुख घटनाएं हम देख रहे थे। इसमें नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हुई उसके बारे में देखा, नीमच में देखा, नीमच से संबंधित डोंगला गांव की घटना के बारे में हमने देखा। उसके बाद नीमच के सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में देवली में उन्होंने क्रांति की। उसके बाद उन्होंने टोंक में विद्रोह किया, और टोंक से संबंधित कुछ एक घटनाएं मैंने आपको बताई कि टोंक इस क्रांति का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां महिलाओं ने भी इस क्रांति में योगदान दिया, और इसकी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी, एकमात्र ऐसा स्थान था, ऐसा केंद्र था जहां से लगभग 1500 सैनिक दिल्ली में बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए भेजे जाते हैं। इसके बाद हम अगला केंद्र देखेंगे विद्रोह का, और वो होगा आपका एरिनपुरा में क्रांति, एरिनपुरा विद्रोह। और ये मैंने आपको बताया था कि एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ, ये घटना 21 अगस्त 1857 की मानी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर मुख्यालय था जोधपुर लीजियन का, जोधपुर लीजियन का। इस जोधपुर लीजियन में एक नई सैनिक भर्ती हुई, और नए नए रंगरूट, नए नए सैनिक इस जोधपुर लीजियन के अंदर भर्ती किए गए। इन नए सैनिकों में से 3 सैनिक थे जिनका नाम था मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद जो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। ये तीनों सैनिक जो है उस समय जोधपुर लीजियन की जो नई सैनिक टुकड़ी, नई जो सेना भर्ती हुई थी, ये माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे। तो ये माउंट आबू में प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, और इस जोधपुर लीजियन के इन सैनिकों ने जो माउंट आबू में ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे, इनमें से 3 क्रांतिकारी सैनिक मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद, इन तीनों के द्वारा वहां पर क्रांति कर ली जाती है। और माउंट आबू से ये लोग नारा लगाते हुए निकलते हैं कि साहब चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब दिल्ली क्यों जाना है कुछ पता नहीं है, क्योंकि रणनीति स्पष्ट नहीं है। तो चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, ये जो नारा प्रसिद्ध हुआ, ये किस सैनिक छावनी का प्रसिद्ध रहा? देन हमारे सामने आंसर आता है कि साहब चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा देने वाली सैनिक छावनी थी आपके एरिनपुरा के विद्रोही, जो मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद जोधपुर लीजियन के सैनिक थे। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा में था। माउंट आबू में ये ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे, ट्रेनिंग लेने गए हुए थे। वहां पर इन्होंने विद्रोह किया। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये लोग आ जाते हैं आपके वापस आपके एरिनपुरा की ओर। और एरिनपुरा सैनिक छावनी के बाकी जो सैनिक थे, उन सारे सैनिकों को लेकर ये निकलते हैं आपके दिल्ली की ओर। ये कहां निकलते हैं? आपके दिल्ली की ओर। लेकिन दिल्ली जाने से पहले रास्ते में इनकी मुलाकात होती है कुशाल सिंह चंपावत से, जो आवा के थे। आवा पाली में पड़ता है, एक ठिकाना है, और जोधपुर रियासत का यह ठिकाना हुआ करता था। तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होती है। कुशाल सिंह जी ने कहा कि भाई हाँ भाई, कहां जा रहे हो?
कि साहब दिल्ली जा रहे हैं। कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? कि साहब मेरठ वाले भी दिल्ली गए थे, नसीराबाद वाले दिल्ली गए थे, देवली वाले दिल्ली गए हैं, नीमच वाले दिल्ली गए हैं, टोंक वाले भी दिल्ली गए हैं, तो हम भी दिल्ली जा रहे हैं। अरे क्या बेवकूफ हो, दिल्ली जाकर क्या करोगे? कि दिल्ली जाकर हम अंग्रेजों को मारेंगे, हम कह ही रहे हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर कुशल सिंह चंपावत ने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, अंग्रेजों को मारने से पहले उनको मारो जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। जो भारतीय शरीर में अंग्रेजी आत्मा जिनकी आई हुई है, सबसे पहले उनसे लड़ना हमारा जरूरी है। कुल मिला के कुशाल सिंह चंपावत की व्यक्तिगत दुश्मनी थी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के साथ। काफी लंबे समय से इन दोनों के बीच में टसाटसी चल रही थी। तो कुशाल सिंह चंपावत को यह बहुत अच्छा मौका लगा कि अपने साथ पूरे विद्रोही सैनिक हैं, पूरे बागी हैं, फुल गुस्से में हैं, नए नए लड़के हैं, और यही मौका है कि तख्त सिंह को मजा चखाया जाए। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत ने दिल्ली जा रहे इन एरिनपुरा छावनी के विद्रोहियों को बीच में रोका और इनसे सहयोग प्राप्त किया, और इन्होंने कुशाल सिंह जी ने इन विद्रोहियों को भड़का दिया कि सबसे पहले हमें युद्ध करना है जोधपुर से, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो है वो तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मजा चखाओ किसको? तख्त सिंह जी को। फिर विद्रोहियों ने कहा कि यार आप तो अकेले हो, हमारी भी संख्या कम है, जोधपुर के महाराजा के पास तो बहुत बड़ी सेना है। तो कुशाल सिंह जी ने कहा कि टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने साथ और भी कई ऐसे ठिकानेदार हैं जो अपना साथ देंगे, जैसे कि आसोप के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह जी हैं, आशोप के शिव सिंह जी हैं, गुलर के विशन सिंह जी हैं, ये भी, इनकी सेना भी हमारे साथ है। इसके अलावा आलनियावास आसपास के जितने भी थे, आलनियावास के अजीत सिंह जी हैं और इनकी सेना है, ये भी हमारा साथ देगी। इसके अलावा रूदावास, बंतावास, कई सारे छोटे छोटे ठिकानों के जितने भी ठिकानेदार हैं, ये सारे अपनी सेनाएं लेकर, हजारों की संख्या में सेना लेकर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, और सभी के सभी जो है वो जोधपुर के महाराजा को मजा चखाना चाहते हैं। इसलिए ये जोधपुर का महाराजा जो है, इसने अंग्रेजों को यहां शरण दे रखी है, और पूरी मारवाड़ की जनता, पूरे ठिकानेदार, जितने भी सामंत है, इस जोधपुर के तख्त सिंह से परेशान है। इसलिए दिल्ली जाने से पहले मेरे देश के नौजवानों, सबसे पहले आप काम करो कि तख्त सिंह को मजा चखाया जाए। और जब तख्त सिंह को पता चला कि विद्रोही मारवाड़ के अंदर घुस चुके हैं, और आउवा का जो बागी ठिकानेदार है कुशाल सिंह चंपावत, उसके साथ आसोप, आलनियावास, गुलर, बंतावास, रुदावास के जितने भी मारवाड़ के बागी सेनापति थे, बागी सामंत थे, ठिकानेदार थे, जो तख्त सिंह से नाराज थे, वो सारे के सारे विद्रोहियों को लेकर अब जोधपुर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। तब जाकर यहां पर दो बड़े युद्ध हमारे सामने देखने को मिलते हैं। एक युद्ध, इसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ सर, ये तारीख याद रखना, 8 सितंबर 1857 को। और बिथोड़ा के युद्ध में एक तरफ तो है आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत प्लस आपके विद्रोही जो क्रांति करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके सामने है मारवाड़ की सेना। और उस समय मारवाड़ की सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है आपके कुशलराज सिंघवी। इनके साथ में जोधपुर के किलेदार ओनाड सिंह, कई जगह इनका नाम अनार सिंह भी मिलता है, और साथ में एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है मेजर हीथकॉट। इनके नेतृत्व में जोधपुर की सेना है और कुशल सिंह चंपावत और विद्रोही, इनके बीच में यह युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है साहब बिथोड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में ये वाला जो पक्ष है विद्रोहियों वाला, इस पक्ष की भारी विजय होती है। और इस युद्ध में जोधपुर का जो ये किलेदार था ओनाड सिंह, इस ओनाड सिंह की हत्या
इस युद्ध के अंदर कर दी जाती है और कुशल राज सिंघवी और मेजर हितकोट अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाते हैं। अंग्रेजों के लिए और महाराजा तख्त सिंह के लिए बड़े शर्म की बात थी कि अंग्रेज यहां से जान बचाकर भागे और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह का जो किलेदार था, मेहरानगढ़ का किले का किलेदार ओनाड सिंह, वो इस युद्ध के अंदर काम आ गया और विद्रोहियों को यहां पर भारी सफलता मिली। तो यह था आपका बिथोड़ा का युद्ध। बदला लेने के लिए जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेजों ने फिर एक युद्ध किया इसके 10 दिन बाद, और उस युद्ध को कहा जाता है साथियों चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद हुआ, यानी कि 18 सितंबर 1857 को। ये 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। इसमें भी कौन कौन से पक्ष लड़ेंगे? तो एक तरफ तो आपके कुशाल सिंह चंपावत जी हैं और साथ में ये आपके विद्रोही हैं। इधर इनसे लड़ने के लिए इस बार 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं। एक तो खुद आपका जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम है मेक मोसेन, जो जोधपुर का किलेदार था, और दूसरा इसके साथ आता है राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर था। और लॉरेंस का तो नाम आपको याद रखना ही रखना है, सलमान खान ही बेचारा याद रख रहा है इस नाम को। तो पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल था और एक लॉरेंस बिश्नोई आज है, ठीक है, जिसके बारे में आप सभी जानते हो अच्छे से। तो यह सेना सामना करने के लिए आती है कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों की सेना से। इस युद्ध को साथियों याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध को काला और गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। काला और गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को? इस चेलावास के युद्ध को। तो काले तो कौन? तो कुशाल सिंह और विद्रोही, और गोरे कौन? ये अंग्रेज अधिकारी। तो काले और गोरों के बीच में ये जो युद्ध हुआ इसमें जीत हुई कालों की। तो कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोही इस युद्ध में भी जीत जाते हैं, और न केवल जीत जाते हैं, इधर ये जो उस समय मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेक मोसेन, इस मेक मोसेन का सिर काट दिया, और इसका सिर काटकर आवा किले का जो दरवाजा था, आवा के किले का जो दरवाजा था, उस दरवाजे पर इसकी मुंडी टांग दी गई, इसको यहां पर लटका दिया गया आवा किले पर। कितनी बड़ी बात है कि एक रियासत के पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काटकर दरवाजे पर टांग दी गई और लिख दिया गया कि विद्रोहियों का सामना करने और अंग्रेजों का साथ देने वालों का यही अंजाम होगा, और गर्दन काटकर खून से क्रांति लिख दी गई। पैट्रिक लॉरेंस बेचारा अपनी जान बचाकर यहां से भागकर चला गया अजमेर, और अजमेर के मैगजीन दुर्ग में ये यहां पर शरण प्राप्त करता है। पैट्रिक लॉरेंस बेचारा जान बचाकर धोती समेटकर चप्पलें हाथ में लेकर भागा यहां से, क्योंकि मैक मोसेन के तो गर्दन ही काट के लटका दी और दूसरा नंबर इसका था। तो ये बेचारा यहां से भागकर चला गया कहां पर? मैगजीन दुर्ग में। और मैगजीन दुर्ग में आप सोचो क्या भयानक युद्ध रहा होगा कि पॉलिटिकल एजेंट का तो सिर काट दिया, और राजस्थान का जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी है एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल अपनी जान बचाकर, इसके जान के लाले पड़े हुए हैं, ये अपनी जान बचाकर भाग गया अजमेर में। बहुत गंभीर मामला हुआ। मैगजीन दुर्ग में जाकर थोड़ी सांस लेता है चैन की और फोन घुमाता है भारत के गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग से कहता है कि कैनिंग भाई आज तो बच गया, वो मैक मोसेन तो काम में आ गया, उसकी तो गर्दन काट के लटका दी, मेरी भी काटने वाले थे, तो मैं जान बचाकर अजमेर आया हूं, अब तू जाने तेरा काम जाने, हमारी तो बस की बात नहीं है, क्योंकि विद्रोह इतना जोरदार हुआ है कि बस पूछो मत आप। फिर कैनिंग ने लॉरेंस से कहा कि टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई जिंदा है, मैं करता हूं कुछ ना कुछ व्यवस्था। इधर बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास के युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत जब जीत जाता है, तो कुशाल सिंह चंपावत का जो उद्देश्य था जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को नीचा दिखाना,
वो काम तो इसका पूरा हो जाता है। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत अब इन विद्रोहियों से कहता है कि हाँ भाई तुम कहां जा रहे थे, दिल्ली, अब जाओ आराम से दिल्ली, दिल्ली जाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहना आप भी तो चलोगे ना, कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पीछे यार रियासत देखनी है, आवा संभालना है। तो आप एक काम करो, ये शिवनाथ सिंह जी अपने आसोफ वाले, ये गुलर वाले, आलनी आवास वाले, जितने भी ठिकानेदार है, ये सारे आपके साथ जाएंगे, आप आराम से दिल्ली जाओ। क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत का तो काम पूरा हो गया था, क्योंकि वो तो जोधपुर वाले से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था, दुश्मनी निकल चुकी थी। तो हुआ ये कि यहां से आवा से ये विद्रोही आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी के साथ उनके नेतृत्व में निकल जाते हैं, कहां पर, दिल्ली के लिए। यहां पर निकल जाते हैं दिल्ली जाने के लिए। लेकिन रास्ते में हरियाणा वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, और वो जगह है साहब नारनौल। ये जगह पड़ती है नारनौल। जब ये नारनौल पहुंचे तो नारनौल में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर गराड। क्या नाम था? मेजर गराड। मेजर गराड। मेजर गराड की सेना से सामना करना पड़ता है इन विद्रोहियों को, और यहां पर मेजर गराड इन विद्रोहियों को पराजित कर देता है। यह नवंबर 1857 में यह युद्ध हुआ था। और यहां से हारने के बाद ये विद्रोही दिल्ली जाने का सपना छोड़ देते हैं, और शेखावाटी, मारवाड़ में लूटमार करते हुए ये पहुंच जाते हैं वापस अपने आवा वाले क्षेत्र में, और अपने अपने जो आसोफ वाला था वो आसोफ चला गया, गुलर वाला था वो गुलर चला गया, आलनी आवास वाला आलनिया चला गया, विद्रोही भी अपने हिसाब से चलते रहे। अब मैंने आपको बताया था कि जो पैट्रिक लॉरेंस अपनी जान बचाकर मैगजीन दुर्ग में गया था, और इसने फोन किया था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को, तो कैनिंग के द्वारा भी एक कार्रवाई की जाती है, और कैनिंग जब कार्रवाई करेगा तो वो कार्रवाई भारी पड़ जाएगी। लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग, इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आवा के विद्रोह को शांत करने के लिए और आवा के विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए, कुशाल सिंह चंपावत को सबक सिखाने के लिए उस जमाने के अपने सबसे बड़े डॉन मेजर ब्रिगेडियर होम्स को यहां पर भेजा गया। ये ब्रिगेडियर मेजर होम्स उस जमाने का अंग्रेजों का सनी देओल था, और लॉर्ड कैनिंग के लिए और ब्रिटिश सेना के लिए कई ऐसे मामलों में इसने कई झंडे गाड़े थे। मेजर होम्स का उस जमाने में नाम चलता था, अमरीशपुरी था उस जमाने का। पैट्रिक लॉरेंस ने कैनिंग को फोन किया, कैनिंग ने मेजर होम्स को फोन किया, और मेजर होम्स को कहा, मेजर होम्स जाओ और आवा को निस्ते नाबूद कर दो। अब आवा में उस समय जो कुशाल सिंह चंपावत जी थे, आवा में उस समय जो आपके कुशाल सिंह चंपावत जी थे, इनको पता चल गया था देखो छोटी मोटी हरकतें अपन ने करी नहीं, अपन ने करी गर्दन काटी पॉलिटिकल एजेंट की, और जूते मारे पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल के, तो अंग्रेज बदला तो लेंगे, इसलिए एक काम करते हैं अपन तो यहां से चले जाते हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत ने यहां फिर दिमाग लगाया। कुशाल सिंह चंपावत ने अपने भाई को बुलाया, और भाई का नाम था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह से कहा कि देखो पृथ्वी सिंह, अब मेरी तो उम्र हो गई पूरी, और मैं चाहता हूं कि अब धीरे धीरे आप कार्यभार संभालना शुरू करो, तो मैं थोड़े दिन घूम घाम कर आता हूं, तब तक आवा की पूरी जिम्मेदारी आपकी। तो पृथ्वी सिंह बड़ा खुश कि आज तो भाई साहब क्या सूरज किधर से निकला है कि आवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मेरे कंधों पर, अब आवा का ठिकानेदार मैं हूं आज से, तो ये अलग खुश हो रहा था। इधर कुशाल सिंह चंपावत जो है यहां से निकलकर चले जाते हैं अपने दोस्त के पास, और दोस्त था आपका कोठरिया का जो ठाकुर था, कोठरिया के रावत जोध सिंह जी के पास। कुछ समय जोध सिंह जी के पास रहे, कुछ समय बाद फिर ये चले गए आपके सलूम्बर में, और सलूम्बर में जो रावत केसरी सिंह जी थे, उस केसरी सिंह जी के द्वारा भी इनको शरण प्रदान की गई। तो कुशाल सिंह चंपावत आवा तो सौंप गया पृथ्वी सिंह जी के हाथों में, और खुद चला गया कोठरिया के रावत जोध सिंह
और बाद में फिर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी के पास। अब बाद में घटना यह होती है कि मेजर होम्स आता है आउवा। 20 जनवरी 1858 को मेजर होम्स आउवा पहुंचता है। मेजर होम्स पृथ्वी सिंह को पकड़ता है और पृथ्वी सिंह को जो मारना शुरू करता है, क्योंकि मेजर होम्स को थोड़ी पता था कि पृथ्वी सिंह है, कुशाल सिंह है। कुशाल सिंह समझ के इस पृथ्वी सिंह को मार रहा है। अब पृथ्वी सिंह कह रहा है कि भाई मेरी एक बात तो सुन ले यार, मैं वो नहीं हूं जिसको तू मारना चाहता है, वो तो भाई भाग्य मेरा, मुझे क्यों मार रहा है जबरदस्ती? कि कोई बात नहीं, अभी सामने तू है, ठिकानदार तू है, अब तू ही पिटेगा। पृथ्वी सिंह को भाई साहब यहां पर 4 दिनों तक लगातार भूखा प्यासा रखा गया। 4 दिनों तक इसके पट्टे मारे गए और 24 जनवरी 1858 को, यानी कि 20 जनवरी को तो ये आए थे और 24 जनवरी को पूरे आउवा पर कब्जा कर लिया। किसने? मेजर होम्स की सेना ने। इधर कुशाल सिंह इधर भागा भागा फिर ही रहा है। कुशाल सिंह चंपावत, पहले कोठरिया के रावत जोत सिंह के पास, फिर सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी के पास चले गए। इधर 24 जनवरी को पृथ्वी सिंह पर कब्जा कर लिया, आउवा के किले पर कब्जा कर लिया और इनकी आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी, नाम था उनका सुगाली माता। ये सुगाली माता की जो मूर्ति थी, सुगाली माता की जो मूर्ति थी, इस मूर्ति में आपको पता होना चाहिए कि 10 तो है माथे, 10 सिर और 54 है हाथ। ये 10 सिर और 54 हाथों वाली मूर्ति को उठा के ले गया मेजर होम्स और मेजर होम्स इस मूर्ति को लेकर कहां चला गया? अजमेर में। अभी वर्तमान में ये मूर्ति जो है पाली के वागड़ संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय में मौजूद है। ठीक है साहब। तो आउवा पर शांति किसने प्राप्त की? आउवा विद्रोह का दमन किसने किया? देन आंसर होगा हमारे सामने, मेजर होम्स ने किया। कुशाल सिंह कहां चला गया? तो पहले तो जोत सिंह के पास चला गया और बाद में सलूम्बर के रावत केसरी सिंह जी के पास चला गया। होम्स आया कब था? 20 जनवरी को। 4 दिन तक इसको पीटा। 24 जनवरी को अधिकार कर लिया आउवा पर। सुगाली माता की जो मूर्ति थी, इसको 10 सिर और 54 हाथ थे, इसको उठाकर ले गया ये होम्स अजमेर और वर्तमान में कहां पर है? बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर। बाद में होता क्या है कि कुशाल सिंह चंपावत जो है ये आत्मसमर्पण कर देते हैं साहब। 8 अगस्त 1860 को इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और सबूत जब नहीं मिले तो सबूतों के अभाव में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इनकी पूरे मामले की जांच करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था और वो कमीशन था आपका टेलर आयोग। टेलर आयोग ने जांच की और जांच में कहीं पर भी कुशाल सिंह चंपावत दोषी नहीं पाए गए। इस वजह से इनको फिर बाद में छोड़ दिया गया। 8 अगस्त 1860 को इन्होंने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और इनकी जांच करने के लिए कौन सा कमीशन बिठाया था? तो टेलर आयोग का गठन यहां पर किया गया था। यह आपके आउवा में विद्रोह हमने देखा। बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, नारनौल का युद्ध, आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध ये 20 से 24 तारीख के बीच में जो हुआ, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में। तो इस प्रकार आउवा के अंदर मेजर होम्स के द्वारा शांति पाई गई। आगे हम बात करें तो आगे हम देखेंगे 5वें नंबर पर कोटा विद्रोह। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहब कोटा में जो विद्रोह हुआ, यह विद्रोह आपके धनतेरस के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? धनतेरस के दिन। और इस बार 2024 की धनतेरस कब है? धनतेरस कल है, यानी कल के दिन कोटा में विद्रोह हुआ था। कोटा विद्रोह धनतेरस के दिन हुआ और धनतेरस के दिन हम बाजार से क्या खरीदते हैं? बर्तन। तो यहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। इसके बाद यहां पर जो विद्रोह करने वाले विद्रोही थे, उनमें एक का नाम तो था लाला जयदयाल। लाला जयदयाल। लाला जयदयाल जो है ये पेशे से एक वकील थे, एडवोकेट थे। और लाला जयदयाल का संबंध है आपके मथुरा से। मथुरा में इनका जन्म हुआ था, मथुरा के रहने वाले थे।
इधर दूसरे है आपके रिसालदार मेहराब खान। मेहराब खान, मेहराब खान कहां के थे? तो मेहराब खान थे साहब करौली के। इन दोनों ने योजना बनाई कि कोटा में भी विद्रोह किया जाएगा। इनकी योजना लीक हो गई। लीक हो गई तो राम सिंह जो कोटा के उस समय शासक थे उनके पास पहुंच गई। राम सिंह जी ने दोनों को समझाया, दोनों को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन जब राम सिंह जी लाला जयदयाल और मेहराब खान को जेल में डालते उससे पहले इन दोनों ने राम सिंह जी को जेल में डाल दिया। यहां का जो शासक था, यहां का कोटा का जो शासक था, शासक राम सिंह जी, ये राम सिंह सेकंड जो यहां का शासक था, इस राम सिंह सेकंड को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया, तड़ी पार कर दिया, इनको दिखना मत, बाहर निकलने से मना कर दिया। किले से बाहर नहीं निकलना है, एक कमरे के अंदर रहना है। और यहां पर खूब मारकाट की गई। और मारकाट क्या की गई? यहां पर कौन कौन मारे गए आपके? एक तो जो सबसे मेन आदमी मेजर बर्टन, जो यहां का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था? पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन मारा गया। मेजर बर्टन के दो बेटे, इसके दो पुत्र फ्रैंक और दूसरे का नाम है आर्थर। फ्रैंक और आर्थर मारे गए। इसके अलावा मेजर बर्टन के दो घरेलू डॉक्टर थे, हेनरी और कोटम। ये पांचों लोग यहां पर मारे गए। मेजर बर्टन मारा गया, इनके दोनों बेटे फ्रैंक और आर्थर मारे गए, हेनरी और कोटम जो डॉक्टर थे ये मारे गए। और न केवल मारे गए, मेजर बर्टन के इसका सिर काटकर, मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा शहर में घुमाया। इन्होंने कहा कि आउवा वालों ने तो केवल गर्दन काटकर किले के दरवाजे पर लटकाई है, हम लकड़ी में फंसाकर पूरे कोटा के अंदर इस बर्टन का सिर घुमाएंगे ताकि जनता के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो डर निकल जाए। बर्टन का आतंक था साहब पूरे कोटा के अंदर। तो कोटा में मेजर बर्टन का सिर घुमाया गया पूरा, फ्रैंक आर्थर मारे गए, हेनरी कोटम मारे गए और इनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। बाद में जैसे कि आउवा के अंदर विद्रोह का दमन किया था मेजर होम्स ने, उसी प्रकार कोटा में विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था रॉबर्ट्स को। मेजर रॉबर्ट्स, ये मेजर रॉबर्ट्स ने जो है वो आपके कोटा के अंदर विद्रोह का दमन किया। मेजर रॉबर्ट्स ने कोटा में विद्रोह का दमन किया। एक व्यक्ति का नाम अपने यहां पर और आएगा कि आपके करौली के जो शासक थे, करौली के जो शासक थे, नाम था उनका मदन पाल सिंह। ये मदन पाल सिंह जी ने कोटा के जो महारावल थे राम सिंह सेकंड जी, उनकी हेल्प की और उनको जो कोटा के दुर्ग में इनको नजरबंद कर रखा था, इस दुर्ग से बाहर निकालने का काम किसने किया? तो करौली के शासक मदन पाल सिंह जी के द्वारा किया गया। और कोटा में विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया? देन आंसर होगा मेजर रॉबर्ट्स की सेना के द्वारा अगस्त 1858 में इस क्रांति का दमन, कोटा के विद्रोह का दमन किया गया। और यहां पर विद्रोह करने वाली जो दो पलटनें थी छोटी छोटी, उनमें एक का नाम आता है भवानी पलटन। भवानी पलटन नाम की एक छोटी सी स्वयं सेवकों की टुकड़ी थी, वो भवानी पलटन के सैनिक विद्रोहियों के साथ मिले थे। कोटा में विद्रोह का दमन किया गया मेजर रॉबर्ट्स के द्वारा और करौली के मदन पाल सिंह ने राम सिंह जी को छुड़वाया था। एक व्यक्ति का और नाम याद आता है यहां पर, कोटा के जो मथुराधीश मंदिर के महंत थे, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उन्होंने राम सिंह जी के ऊपर दबाव बनाया और
मेजर बर्टन की हत्या का पूरी की पूरी जिम्मेदारी राम सिंह जी ने अपने ऊपर ले ली। क्रांतिकारियों ने ऐसा दबाव यहां पर बना दिया था कि राम सिंह जी ने कहा कि मेजर बर्टन की जो हत्या की गई है वो मेरे आदेश पर की है, इसलिए जो भी सजा मिले वो मुझे मिले। लेकिन बाद में अंग्रेजों को पता चल गया कि बंदूक की नोक पर रखकर राम सिंह जी से इस पर साइन करवाए गए थे। राम सिंह जी को बाद में फ्री कर दिया गया। तो एक तो यहां पर भवानी पलटन और एक दूसरी थी आपके नारायण पलटन। तो कोटा में विद्रोह जो लाला जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा चालू किया गया था, उनमें नारायण पलटन और भवानी पलटन के जो स्वयंसेवक थे, उन स्वयंसेवकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई थी। कोटा के बाद हम आगे देखते हैं, कोटा के बाद आगे देखते हैं आपके भरतपुर में विद्रोह। भरतपुर विद्रोह, अच्छा एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, कोटा में जो ये विद्रोह हुआ इसकी तिथि हमने नहीं लिखी। बाद में आप कहोगे कि सर आपने तिथि तो बताई नहीं। कोटा में जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह हुआ था भाई 15 अक्टूबर 1857। ठीक है साथियों, आगे देखो आप, भरतपुर विद्रोह। यह भरतपुर में जो विद्रोह हुआ यह ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी। क्रांति की निश्चित तिथि थी 31 मई 1857। ठीक उसी दिन भरतपुर में विद्रोह हुआ। भरतपुर में उस समय जो शासक थे, शासक का नाम था जसवंत सिंह जी। शासक का नाम क्या था? जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी उस समय अल्पायु थे, अल्पवयस्क थे, छोटे बच्चे थे। इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो एक अंग्रेज अधिकारी, यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मॉरिसन। इस मॉरिसन के हाथों में था। किसके हाथों में था? मॉरिसन के हाथों में। यहां जब 1857 की क्रांति का बिगुल बचा तो यहां पर जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि भरतपुर तो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, तो मेव प्लस गुर्जर, मेव और गुर्जर विद्रोहियों ने यहां पर विद्रोह शुरू किया। और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो यहां का इनका सेनानायक था वो था आपका देवालाल गुर्जर। इस देवालाल गुर्जर के द्वारा गुर्जर और मेव विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया। जसवंत सिंह के पास खबर भिजवाई गई कि इन अंग्रेजों को भरतपुर से खाली कर दो साहब। जसवंत सिंह ने मॉरिसन को समझाया कि ये गुर्जर और मेव बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बुरा मारेंगे तेरे को, मारे एक कम घसीटेंगे ज्यादा, रोने और नहीं देंगे। इसलिए ये मॉरिसन तो यहां से भरतपुर छोड़कर भाग गया, जयपुर आ गया है। तो मॉरिसन जो है भरतपुर छोड़कर यहां से भाग गया, यहां से भाग गया। और यहां पर क्रांति किसके द्वारा की गई? मेव और गुर्जर विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है साहब, तो ये इतनी सी जानकारी अपने भरतपुर के अंदर लेनी है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो आगे आप देखो, लास्ट अपना धौलपुर में, धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में उस समय जो शासक थे, शासक का नाम है साहब भगवंत सिंह जी। क्या नाम है? भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी को क्या किया कि यहां पर ग्वालियर और इंदौर, ग्वालियर और इंदौर के जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने भगवंत सिंह जी को धौलपुर के किले के अंदर ही क्या कर दिया? कैद कर दिया, इनको नजरबंद कर दिया। क्योंकि ग्वालियर और इंदौर के सैनिक भी कहां जा रहे थे? ये भी दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर इनको धौलपुर पड़ा। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी को पकड़ा, उनको किडनैप किया और इस किले के अंदर कैद कर दिया। बाद में धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी को छुड़वाने के लिए कहां से सेना बुलाई गई? तो इनके लिए सेना बुलाई गई भाई साहब पटियाला से, पंजाब से। एक पटियाला से सैनिक टुकड़ी आती है, इन ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों को पराजित करती है और भगवंत सिंह जी को यहां से आजाद करवाती है। तो हमने नसीराबाद का विद्रोह देखा, हमने नीमच का विद्रोह देखा, डूंगला गांव की घटना देखी, देवली विद्रोह देखा, टोंक का विद्रोह देखा। टोंक के बारे में कई सारी बातें अपन ने जानी। उसके बाद एरिनपुरा पाली, जहां चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए गए। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ, नारनौल का युद्ध हुआ, आहुआ के अंदर मेजर होम्स के द्वारा
वहां पर कंडीशंस कंट्रोल की जाती है। उसके बाद 15 अक्टूबर को हमने कोटा का विद्रोह देखा, लाला जयदयाल और मेराब खां के द्वारा मेजर बर्टन का सिर काटा जाता है, फ्रैंक रोर्थर मारे जाते हैं, हेनरी कोटम मारे जाते हैं और बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है ताकि कोटा वासियों के मन में अंग्रेजों के लिए जो डर बैठा हुआ है अंग्रेजों के नाम का, वो डर निकल सके। फिर हमने भरतपुर का विद्रोह देखा और ये आपके धौलपुर का विद्रोह देखा कि धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह जो थे, इन भगवंत सिंह जी को ग्वालियर और इंदौर के जो विद्रोही थे इन्होंने अपने किले के अंदर कैद कर लिया था धौलपुर में। बाद में पटियाला से सेना गई, भगवंत सिंह जी को आजाद करवाया। क्या यहां तक सारी चीजें आपके समझ में आ रही है क्या? तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इस 1857 क्रांति में हुई, इनके बारे में हमने देखा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो क्रांति हुई, ये विद्रोह तो चारों तरफ हुए, इन विद्रोहों में यहां के जो शासक थे, राजस्थान के जो शासक थे, इन शासकों की क्या भूमिका रही? शासकों की भूमिका, शासकों की भूमिका, क्या भूमिका रही शासकों की, इसके बारे में हमें देखना है। एक एक करके देखते हैं सारे शासकों के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा जयपुर के राजा का, और जयपुर में उस समय शासक थे आपके सवाई राम सिंह जी। सवाई राम सिंह जी ने तन मन और धन से अंग्रेजों का साथ दिया था। सवाई राम सिंह जी ने पूरे तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए अंग्रेजों ने सवाई राम सिंह जी को सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? सितार ए हिंद की उपाधि। इसके अलावा इनको ये जो आपके कोटपुतली वाला परगना है, ये कोटपुतली परगना भी जयपुर में तभी शामिल हुआ था जब अंग्रेजों ने इनको सम्मान के रूप में दिया था। तो सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की और कोटपुतली का परगना जो है वो भी आपके सवाई राम सिंह जी को यहां पर दिया गया। सवाई राम सिंह जी ने ऐसा क्या किया था? भाई सवाई राम सिंह जी ने ऐसा किया था कि यहां सवाई राम सिंह जी जो जयपुर के शासक थे, जयपुर में भी कुछ विद्रोही थे, वो जयपुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, जिनमें एक नाम तो आता है विलायत अली, एक नाम आता है उस्मान अली, विलायत अली, उस्मान अली, और एक बागी का नाम आता है, एक विद्रोही का नाम आता है, वो है सादुल्ला खान। सादुल्ला खान। ये तीनों भी क्या कर रहे थे? ये तीनों भी चाह रहे थे कि भाई साहब यहां जयपुर के अंदर भी अपन विद्रोह की शुरुआत करते हैं और जयपुर में भी अपन अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं। लेकिन जब ये जानकारी सवाई राम सिंह जी को मिली, क्योंकि सवाई राम सिंह जी जो है वो अंग्रेजों के भक्त थे, अंग्रेजों के दास थे, इसलिए सवाई राम सिंह जी ने इन तीनों की गतिविधियों को कंट्रोल किया और इन तीनों को जेल में डाल दिया और यहां पर किसी प्रकार की कोई भी क्रांति नहीं होने दी। तो जयपुर के सवाई राम सिंह जी जो थे उन्हें सितारे हिंद की उपाधि मिली, साथ में कोटपुतली का परगना भी यहां पर दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे अगर देखें तो उदयपुर रियासत। नंबर 2 पे अगर अपन देखें उदयपुर रियासत, तो मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में उस समय महाराणा कौन थे? तो उस समय महाराणा थे स्वरूप सिंह जी। और आप सभी ने देखा कि किस प्रकार डूंगला गांव से जो अंग्रेज अधिकारी भागकर आए थे, वो डूंगला गांव से कहां पहुंचाया गया शावर्स के द्वारा? तो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह जी के पास में इनको पहुंचाया गया। तो इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। नंबर 3 पे मैं आप पे बात करूंगा यहां पर बीकानेर के शासक की। बीकानेर का शासक, बीकानेर के शासक उस समय थे साहब सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक है जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर पंजाब के बाडलू तक अपनी सेना लेकर गया था। तो राजस्थान से बाहर सेना लेकर गए थे अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए, जबकि यह तथ्य एक तरीके से मेरे हिसाब से जहां तक है वहां तक गलत है। राजस्थान से बाहर नहीं गए थे, अपनी सीमाओं से बाहर नहीं गए थे। बीकानेर की खुद की सीमाएं आपके ठेठ गंगानगर, ठेठ पंजाब तक लगती थी।
लेकिन बाद में जो किताबें लिखी गई तब बताया गया कि साहब ये इतने अंग्रेजों के इतने भक्त थे कि राजस्थान से बाहर पंजाब में ले गए अपनी सेनाएं। अरे पंजाब नहीं लेके गए थे, पंजाब तक तो इनकी खुद की सीमाएं थी, इनका खुद का साम्राज्य इतना बड़ा था। ये पूरा गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पूरा का पूरा चूरू, पंजाब वाला पूरा बॉर्डर वाला एरिया इन्हीं के अंडर आता था। तो वहां अपनी सीमाओं में ही थे, अपने टेरिटरी में ही थे। लेकिन किताबों वालों ने लिख दिया और हमारी भी विडंबना है, पढ़ाना पड़ता है। तो बीकानेर के सरदार सिंह जी जो थे वो राजस्थान से बाहर सेना लेकर गए थे। अब राजस्थान से बाहर कहां पर, तो साहब एक जगह आती है बाडलू, बाडलू पंजाब में। ठीक साहब, आगे देखो आप, अगले राजा की अपन बात करें, जोधपुर के राजा की क्या भूमिका रही। तो भाई साहब अभी अभी आपने देखा कि जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह जी, और तख्त सिंह ने किस प्रकार कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों का दमन किया। आपने दो युद्ध भी देखे, बड़े युद्ध देखे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। विद्रोहियों के अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे ये जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी भी। अच्छा एक चीज देखो आप, ये बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह जी, सरदार सिंह जी जब राजस्थान से बाहर सेना लेकर गए थे, यानी कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए, तब अंग्रेजों ने भी कुछ तो दिया होगा इनको। इसलिए अंग्रेजों ने इनको, जो आपका टिब्बी परगना है हनुमानगढ़ में, इस टिब्बी परगने के 41 गांव गिफ्ट में दिए साहब। ये याद रखना फैक्ट आप, टिब्बी परगने के 41 गांव गिफ्ट में दिए थे सरदार सिंह जी को, बीकानेर वाले सरदार सिंह जी को। आ जाओ जोधपुर पे वापस। इसके बाद अगले शासक अपन देखें, अगर अलवर की बात करते, अलवर में उस समय शासक थे विनय सिंह, जिन्हें कई जगह बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। विनय सिंह कह दो, बन्ने सिंह कह दो, एक ही बात। विद्रोहियों ने आगरा के किले पर अधिकार कर रखा था और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को आगरा के किले के अंदर कैद कर रखा था। इन्होंने, बन्ने सिंह जी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए आगरा में अपनी सेना भेजी और गोला बारूद भेजा, अपनी तोपें भेजी, सेना और तोपें आगरा भेजी थी साहब। किसका सहयोग करने के लिए, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए। किनको मारने के लिए, विद्रोहियों को मारने के लिए, इन भारतीयों को मारने के लिए, सैनिकों को मारने के लिए। और अगर देखा जाए तो एक शासक का नाम हम यहां नहीं भूल सकते, वो है आपके बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी से सहायता मांगने के लिए आया था सब तात्या टोपे बांसवाड़ा में। लक्ष्मण सिंह जी ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया था। तो यहां पर इन्होंने, लक्ष्मण सिंह जी ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो देखो आप राजस्थान के राजपूतों के हालात, जयपुर का शासक क्या, कोटा का शासक क्या, बूंदी का। अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बूंदी में भी शासक उस समय मारावल राम सिंह जी थे। बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के राजा ने क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का कोई साथ नहीं दिया। धन्यवाद बूंदी के महाराजा। बाकी और जितने भी थे, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, बांसवाड़ा, सारे सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। केवल एक अकेला बंदा था जिन्होंने अंग्रेजों का कोई साथ नहीं दिया, और वो रियासत थी कौन सी, आपकी बूंदी रियासत। तो हमने राजस्थान के राजपूतों ने किस प्रकार अंग्रेजों का साथ दिया इस क्रांति को दबाने में। काश अगर ये इस जनता का साथ देते तो अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ जाता। इसके बाद हम अगली कड़ी में हम देखेंगे कि साहब तात्या टोपे कौन था। सबसे मेन चीज, तात्या टोपे से खूब प्रश्न आते हैं कि साहब तात्या टोपे कौन था, कैसे आया था राजस्थान, और राजस्थान में क्या क्या गतिविधियां रही। तो कुछ बातें मैं आपको तात्या टोपे के बारे में बताना चाहूंगा। तात्या टोपे जो थे, ये आपने नाम सुना होगा, पेशवा थे नाना साहब, बाजीराव द्वितीय के बेटे नाना साहिब पेशवा। इन पेशवा के ये सेनापति हुआ करते थे, ये सेनापति हुआ करते थे। और नाना साहब पेशवा के हारने के बाद ये आ गए थे आपके ग्वालियर वाले क्षेत्र में, और इन्होंने ग्वालियर में और झांसी में, झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनका सहयोग किया। यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। लेकिन
जब जनरल ह्यूरोज से ये पराजित हो गए, जनरल ह्यूरोज से जब ये पराजित हो गए, तो ह्यूरोज से पराजित होने के बाद ये आपके राजस्थान में आ गए। तात्या टोपे की और अगर मैं बात करूं तो तात्या टोपे जो थे उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और टोपे इनको इसलिए कहा जाता था कि अपने सिर पर बड़ा हेलमेट लगाते थे, बड़ा टोपा लगाते थे ये। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। नाना साहब पेशवा जो थे उनके ये सेनापति थे। ग्वालियर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में इन्होंने युद्ध लड़े अंग्रेजों के साथ, लेकिन किससे युद्ध लड़ते हुए हार गए? ह्यूरोज की सेना से युद्ध लड़ते हुए ये हार गए। हारने के बाद ये राजस्थान आए, और राजस्थान में सर्वप्रथम ये पहुंचते हैं आपके भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। तो ये 8 अगस्त, याद रखना, डेट याद रखना, 8 अगस्त 1857 को ये पहुंच जाते हैं आपके भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राजस्थान में पहली बार तात्या टोपे अगर कहीं पर आए तो वो स्थान था आपका मांडलगढ़, और तारीख थी 8 अगस्त 1857 को। इनका पीछा करते हुए आया मेजर रॉबर्ट्स, वही मेजर रॉबर्ट जिसने कोटा के अंदर विद्रोह का दमन किया था। 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे पर एक स्थान पड़ता है आपका कुआड़ा, भीलवाड़ा में। उस कुआड़ा का युद्ध हुआ, और कुआड़ा के युद्ध के अंदर मेजर रॉबर्ट्स जो था, इस रॉबर्ट्स से तात्या टोपे की सेना पराजित हो गई। रॉबर्ट्स से पराजित होने के बाद ये भीलवाड़ा से सीधा निकल गए नाथ द्वारा। तो देखो सबसे पहले कहां पर आए? सबसे पहले आए आपके मांडलगढ़। मांडलगढ़ से युद्ध कहां पर हुआ? कुआड़ा में हुआ। अगले दिन रॉबर्ट्स की सेना से ये हार गए। यहां से ये सीधा निकल गए कहां पर? नाथ द्वारा। सीधा कहां पर निकल गए? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में वहां के जो महंत थे उनसे मिले, और उनसे मिलकर ये फिर आगे दर्शन किए भगवान श्रीनाथ जी के। और यहां से आकोला चित्तौड़ होते हुए भाई साहब ये पहुंच गए आपके झालावाड़। ये पहुंच गए कहां पर? झालावाड़। झालावाड़ का जो शासक था पृथ्वी सिंह, वो झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह जनता पर बड़े अत्याचार करता था, जनता बहुत परेशान थी। झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह, और इस पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने रलायता के युद्ध में पराजित किया, और रलायता के युद्ध में पराजित करके इस झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? तात्या टोपे ने। लेकिन वहीं जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सिंह जो था ये किसका समर्थक था? अंग्रेजों का समर्थक था। इसीलिए तो झालावाड़ पर अधिकार किया। ये जनता का साथ नहीं देता था, इसीलिए इसको मजा चकाने के लिए तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, पृथ्वी सिंह को पराजित किया। पृथ्वी सिंह चला गया अंग्रेजों के पास। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है साहब मेजर पार्क। क्या नाम है? मेजर पार्क। मेजर पार्क यहां पर आता है, और मेजर पार्क फिर वापस तात्या टोपे को हराकर झालावाड़ को तात्या टोपे से वापस आजाद करवाता है। झालावाड़ से ये सीधे वापस चले गए अपने मध्य प्रदेश में। झालावाड़ से सीधे ग्वालियर वाले क्षेत्र में ये लोग चले गए। तो पहली बार राजस्थान में तात्या टोपे आए थे साहब 8 अगस्त 1857 को। बांसवाड़ा में दूसरी बार आएंगे, तो पहली बार तो भीलवाड़ा में आए, फिर यहां से कुआड़ा से नाथद्वारा से आकोला चित्तौड़ होते हुए झालावाड़ पहुंचे। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह को हराया और वहां पर झालावाड़ में अधिकार किया, और फिर बाद में मेजर पार्क की सेना ने जो है वो झालावाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। आगे अगर बात करें तो तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार कब आए? तो दूसरी बार आए भाई साहब बांसवाड़ा। दूसरी बार कहां पर आए? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में कब आए? तारीख थी 11 दिसंबर 1857 को। 11 दिसंबर 1857 को ये यहां पर आ जाते हैं,
और यहां पर आकर जो यहां का शासक था लक्ष्मण सिंह, इस लक्ष्मण सिंह को पराजित करते हैं, क्योंकि ये साथ नहीं देता है, अंग्रेजों का समर्थक था। लक्ष्मण सिंह को पराजित किया और वापस जो है वो बांसवाड़ा पर अधिकार इन्होंने यहां से कर लिया। बांसवाड़ा से आगे बढ़ते हुए इधर आपके ये सलूम्बर भिंडर होते हुए ये नाथद्वारा जाते हैं, वापस दोबारा नाथद्वारा श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहां से ये पहुंचते हैं टोंक। यहां से कहां पहुंच जाते हैं? ये टोंक पहुंच जाते हैं, सलूम्बर होते हुए टोंक। टोंक जब ये पहुंचे तो टोंक में एक स्थान है अमीरगढ़। कई जगह असीरगढ़ भी मिलता है, कई जगह अमीरगढ़ भी मिलता है, जैसा देख लेना। असीरगढ़ का जो किला था, उस असीरगढ़ के किले के पास में अंग्रेजों की सेना से, अंग्रेज प्लस नवाब की संयुक्त सेना और तात्या टोपे के बीच में युद्ध होता है, असीरगढ़ का, अमीरगढ़ का युद्ध। टोंक से ये बाद में वापस अपने ग्वालियर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को आकर कब्जा कर लिया था, कुछ समय तक बांसवाड़ा पर कब्जा रखा। दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 को आए थे। टोंक में नवाब की सेना के साथ इन्होंने असीरगढ़ का युद्ध लड़ा। ये सारी गतिविधियां इनकी रही। बाद में क्या हुआ कि इनका एक खास दोस्त था, दोस्त का नाम था मान सिंह नरूका। दोस्त का नाम क्या था? मान सिंह नरूका। ये मान सिंह नरूका जो है तात्या टोपे का बहुत अच्छा दोस्त था, तात्या टोपे इसे अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन नरवर के जंगलों में मान सिंह नरूका के षड्यंत्र के कारण, मान सिंह नरूका की धोखाधड़ी के कारण ये आपके तात्या टोपे जो है वो पकड़े जाते हैं। और तात्या टोपे जो है वो जब पकड़े गए तो तात्या टोपे को फिर बाद में भाई साहब फांसी की सजा दे दी गई। और तात्या टोपे को फांसी होती है आपके 18 अप्रैल 1859 को। स्थान था आपका शिवपुरी, जिसको आप शिवपुरी मध्य प्रदेश भी कहते हैं, शिवपुरी या शिवपुरी। मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है साहब, तो ये थे आपके तात्या टोपे और तात्या टोपे का योगदान। आगे हम एक और योद्धा के बारे में देखते हैं। दो चाचा भतीजा में नाम है, एक का नाम है डूंग जी और एक का नाम है जवाहर जी। डूंग जी और जवाहर जी, ये दोनों भाई साहब चाचा भतीजे। डूंग जी चाचा है, भतीजा जवाहर जी है। ये दोनों सीकर के निवासी थे, गरीबों के रॉबिन हुड थे। अमीरों से, सेठों से और अंग्रेजों से पैसा लूटकर गरीब लोगों में बांटा करते थे। डूंग जी और जवाहर जी सीकर के निवासी थे और आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, शेखावाटी ब्रिगेड। इस शेखावाटी ब्रिगेड में के सैनिक थे, शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे। इन्होंने भी 1857 क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया। और जब अंग्रेजों का विरोध किया, लूटमार की, कई सारी सैनिक छावनियों को जब इनके द्वारा लूटा गया, तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए। सरकार ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया और उसी वारंट के कारण जो है डूंगजी को गिरफ्तार करके अंग्रेज ले गए। कहां पर? आगरा दुर्ग में। आगरा दुर्ग में। अब बाहर बच गए कौन? जवाहर जी। जवाहर जी अपने आप को अकेला महसूस करे भाई साहब कि काका तो अपना जेल में है। एक दिन ये बैठे बैठे डूंग जी की जो पत्नी थी, उस पत्नी ने जवाहर जी को झाड़ा बहुत तरीके से कि क्या रे, तुम राजस्थान में इतने बड़े डॉन बनते हो, तुम्हारे काका को नहीं छुड़ा सकते? आज इसको लूट लिया और आज उसको लूट लिया और यहां डाका डाल दिया और वहां डाका डाल दिया। मेरे पति ने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी हर डकैती के अंदर मेरा पति लीड हीरो के रूप में रहता है, लेकिन आज मेरा पति जेल में है और तुम बाहर आराम से यहां दिन भर ताश खेलते रहते हो। अरे अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ खत्म हो गया तो एक काम करो, ये तुम्हारे सिर की पगड़ी मुझे दे दो और मेरी चूड़ियां और मेरी ये चोली तुम पहन लो। भाई साहब जवाहर जी की झाड़ उठी एकदम से
कि काकी ऐसे कैसे बोल रही है कि चूड़ियां पहन लो, मतलब हम डोंगजी को नहीं छुड़वा सकते। जवाहर जी ने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्तों का नाम था, पूरी टीम तैयार की बाकायदा कि आगरा का किला तोड़ना है, आगरा की जेल तोड़नी है, और आगरा की जेल तोड़ के अब तो कुछ ही हो जाए, चाहे प्राण निकल जाए। आज चाची ऐसे कैसे कह दिया चाची ने मुझे, अब तो भाई साहब डोंगजी को छुड़ाना है। जवाहर जी ने अपने दोस्तों को बुलाया, एक का नाम था लोटू जी निठारवाल, जाट था ये, एक कर्णा मीणा, बालू नाई, ये 3-4 लोगों की टीम बनाई और आगरा किले में घुसे और आगरा से उठा के लिया है किसको, डोंगजी को। अब सरकार ने वापस वारंट जारी किए, सरकार से बचने के लिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा कांड कर रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी है कि एक क्वेश्चन भी आया है कि जब ये डकैतियां डाल रहे थे, अंग्रेजों से बेर मोल ले रखा था, अंग्रेज तो राजाओं के दोस्त थे, इसीलिए बीकानेर और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी, उस सेना से भी इनको एक बार लड़ाई करनी पड़ी थी। बीकानेर और जोधपुर की सेना से इनको लड़ाई करनी पड़ी थी। जब अंग्रेजों ने वारंट जारी कर लिया, क्योंकि आगरा के किले की जेल को, क्योंकि अंग्रेजों की जेल थी, तो जेल को तोड़कर ये दोनों लोग फरार हो गए, इसलिए बाद में आपके जो जवाहर जी हैं, जवाहर जी तो चले जाते हैं आपके बीकानेर में एक स्थान पड़ता है खेर थट्टा, बीकानेर में एक स्थान पड़ता है खेर थट्टा। कहां पर है, बीकानेर में। और आपके डोंगजी जो हैं, डोंगजी चले जाते हैं अपने साले के पास। डोंगजी का साला था भेरू सिंह, जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है काकी मेड़ी, गिरदड़ा जैसलमेर में, एक स्थान पड़ता है काकी मेड़ी, वहां पर डोंगजी चले जाते हैं। तो जवाहर जी तो खेर थट्टा चले जाते हैं और डोंगजी काकी मेड़ी चले जाते हैं। डोंगजी का जो साला था भेरू सिंह ने कहा कि जीजा जी टेंशन मत लो, आप तो फरारी काटो, आप जितना चाहो उतना मन चाहे जितना रहो अपने पास, कोई आपका कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है, न पुलिस आई परिंदा पर नहीं मारता अपने यहां तो। लेकिन भेरू सिंह ने गद्दारी कर दी। अब जीजा जी साले पे विश्वास नहीं करे तो किस पे विश्वास करे आप बताओ। लेकिन यहां पर साले ने दुश्मनी कर ली, साले ने यहां पर षड्यंत्र किया और डोंगजी का जो साला था भेरू सिंह, इस भेरू सिंह ने मुखबिरी की, पुलिस आई और डोंगजी को उठाकर ले गए। बाद में दोनों को जो है वो मौत की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई दोनों को। तो ये थे आपके सीकर के डोंगजी जवाहर जी, जो शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे। बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं से इन्होंने कई बार युद्ध किया। ये इनके सहयोगी थे, लोटू जी निठारवाल, कर्णा मीणा, बालू नाई, ये लोग। ठीक है साहब, तो ये आपके डोंगजी और जवाहर जी। एक नाम में फिर आपके सामने और लेना चाहूंगा और वो है आपका बीकानेर के अमरचंद बाठिया। ये बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर निवासी थे। अमरचंद बाठिया कहां के निवासी हैं, बीकानेर के निवासी। ग्वालियर क्षेत्र में ये व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, पैसे वाले धनी व्यक्ति थे। रहने वाले बीकानेर के थे और ग्वालियर वाले क्षेत्र के अंदर जहां ये तात्या टोपे, झांसी की रानी, ये पूरे विद्रोह के केंद्र जो ग्वालियर और इंदौर बने हुए थे, वहां पर इनका बड़ा व्यापार फैला हुआ था। अमरचंद बाठिया कि इस क्रांति में वही भूमिका है जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद और बाद में कुंभलगढ़ हाथ से निकलने के बाद महाराणा प्रताप की जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी और पाली के सेठ भामाशाह ने स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी पूरी जायदाद महाराणा प्रताप के नाम कर दी थी, उसी प्रकार अमरचंद बाठिया ने कहा कि हे झांसी की रानी, हे तात्या टोपे, मैं तो एक बढ़िया हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ सकता, लड़ना रक्षा करना मेरा धर्म नहीं है, मैं वैश्य हूं और वैश्य का काम है उत्पादन करना, व्यापार करना। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, आप रक्षा करो, पैसों की चिंता मत करना। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति
झांसी की रानी और तात्या टोपे को सौंप दी थी। इसीलिए अमरचंद बाठिया को कहा जाता है साहब क्रांति का भामाशाह। क्या कहा जाता है? क्रांति का भामाशाह। क्या कहा जाता है इसे? क्रांति का भामाशाह। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पैसों की सहायता किसने की थी? इस अमरचंद बाटिया ने की थी। इसके बाद मैं आगे की बात बताऊं तो आप एक चीज देखिए, जब अंग्रेजों को पता चला कि राजस्थान का एक बढ़िया एक सेठ झांसी की रानी और तात्या टोपे को इतनी आर्थिक सहायता कर रहा है, इसको फांसी पर लटका दिया। राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी को इस क्रांति के दौरान फांसी पर लटकाया गया तो वो था आपका बीकानेर का निवासी अमरचंद बाठिया। और मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में इस क्रांति के दौरान सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। और 29 मई 1857 को उसने कारतूस, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया था। और बाद में उसने सार्जेंट बाग और मेजर हडसन की हत्या की और अंग्रेजों ने उसको 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो क्रांति के दौरान पूरे भारत में इंडिया लेवल पर शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे और राजस्थान का पहला व्यक्ति था आपका अमरचंद बाठिया। इसीलिए इस अमरचंद बाठिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे इसे कहा जाता है साहब राजस्थान का मंगल पांडे। तो ये अमरचंद बाठिया के बारे में कुछ जानकारी अपन ने ली। और भी कई सारे नाम मैं आपको और बताना चाहूंगा, सुनो मेरी बात। उस समय के कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने तलवार के बल पर तो नहीं, बंदूक के बल पर तो नहीं, लेकिन अपनी कलम के बल पर इस जनता के अंदर जागृति फैलाई, अंग्रेजों की वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाया इस देश की जनता को। क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का आईना होता है, तत्कालीन परिस्थितियों को महसूस करते हुए लिखा जाता है। इसलिए इस क्रांति में तलवार से लड़ने वालों का भी इतना ही योगदान माना जाए, जितना योगदान तलवार से लड़ने वालों का माना गया, उतना ही योगदान कलम से लड़ने वालों का भी माना जाना चाहिए। और ऐसे में सबसे ऊपर नाम आता है राजस्थान के महाकवि सूर्यमल मिशन साहब का। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल की मिशन बूंदी के राज कवि राम सिंह जी के दरबारी कवि, इनके द्वारा लिखी गई वीर सतसई, इनके द्वारा लिखी गई वीर सतसई। और वीर सतसई में अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को उजागर किया और जनता के अंदर वीर रस की भावना भरी, अंग्रेजों की खिलाफत करने की भावना किसके द्वारा भरी गई? सूर्यमल मिशन के द्वारा। और इन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत और उस समय की परिस्थितियों को लिखा किस पुस्तक में? वीर सतसई में। एक आपको याद होगा जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि बांकीदास जी, बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया एक गीत बांकीदास जी के द्वारा लिखा गया, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक मुल्क यानी वतन, देश, मुलक रे ऊपर, कि हे राजाओं, हे देशपति ठाकुरों, कहां सो रहे हो? ये अंग्रेज तो अपने मुल्क के ऊपर ही आ गए, अब तो जागो, अपनी अफीम की नींद तोड़ो, या अफीम पीकर क्या सो रहे हो? तो ये काम करने वाले थे आपके बांकीदास जी। इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं, जैसे एक नाम, एक कवि और थे अपने पास, राघोदास जी, बांकीदास जी, राघोदास जी, और एक कवि का नाम मुझे और याद आता है, उनका नाम है सांदू गोग जी। सांदू गोग जी, देखो आप, तो 4 कवियों का नाम भी अपन को याद रखना है, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, राघोदास और सांदू गोग जी, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत पर जनता को जगाया। और ये जो विद्रोही सैनिक थे, इनके अंदर स्फूर्ति की भावना भरी, इनके अंदर जनजागृति, इनके अंदर एक ताकत का और इनके द्वारा भरा गया। तो ये थे आपके सूर्यमल मिश्रण जी। हमने शासकों की भूमिका देखी, हमने तात्या टोपे की भूमिका देखी, डूंग जी जवाहर जी की भूमिका देखी, अमरचंद बाठिया की भूमिका देखी, सूर्यमल मिश्रण, राघोदास, बांकीदास, जिनके द्वारा जो गीत लिखे गए, साहित्यिक कृतियां लिखी गई, अंग्रेजों की खिलाफत की गई, जनता के मन में एक नया ज्वार तैयार किया गया
ऐसी पृष्ठभूमि, एक ऐसी उपजाऊ पृष्ठभूमि, उर्वरक पृष्ठभूमि इन कवियों के द्वारा, इन साहित्यकारों के द्वारा तैयार की गई। ऐसे में और एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था, राजस्थान में उदयपुर के जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर शावर्स। शावर्स जो है वो तात्या टोपे से बड़े प्रभावित थे। शावर्स जो थे वो तात्या टोपे से बड़े प्रभावित थे। और शावर्स ने एक बात कही थी, जब तात्या टोपे को फांसी दी गई, जब तात्या टोपे को फांसी दी गई, तब तात्या टोपे के फांसी के संदर्भ में मेजर शावर्स के द्वारा कहा गया था कि साहब आने वाली पीढ़ियां पूछेगी, आने वाली पीढ़ियां पूछेगी या सवाल करेगी कि किसने तात्या टोपे को सजा सुनाई और किसने इस फांसी का अनुमोदन किया, इस फांसी का अनुमोदन किया। ठीक है साहब। तो मेजर शावर्स, ये कोटेशन है, ये कई बार एग्जाम में आता है और एग्जाम में मेजर शावर्स का नाम चौथे ऑप्शन में देता है, बाकी के 3 ऑप्शन में ऐसे भारतीय नाम आते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का नाम आ गया, किसी और का नाम आ गया, महाराणा स्वरूप सिंह का नाम आ गया। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि यार कोई अंग्रेज तो क्यों ही ऐसा कहेगा तात्या टोपे के बारे में, लेकिन ये मेजर शावर्स ही था जिसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल करेगी कि किसने तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई थी और किसने इस सजा का अनुमोदन किया था। तो ये मेजर शावर्स ने ये पंक्तियां किसके बारे में कही थी? ये कही थी भाई साहब तात्या टोपे के बारे में। किसके बारे में कही थी? तात्या टोपे के बारे में कही थी। ठीक है साहब। तो ये थे आपके मेजर शावर्स। और कुछ एक पुस्तकों के अगर बारे में मैं बात करूं, कुछ एक पुस्तकें हैं, बुक्स है, इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। मैंने जब आपको बताया कि नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी जहां से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई, उस नसीराबाद सैनिक छावनी में जो छावनी सुप्रिटेंडेंट थे उनका नाम था सर प्रिचार्ड। उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रिचार्ड। जो नसीराबाद में सैनिक छावनी के छावनी सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे, मतलब उस छावनी की पूरी कमान किसके हाथों में थी? प्रिचार्ड के हाथों में। प्रिचार्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई 1857 की क्रांति पर, वो थी द म्यूटिनी इन राजपूताना 1857। म्यूटिनी मतलब विद्रोह, सैनिक विद्रोह। द म्यूटिनी इन राजपूताना 1857, 1857 में जो राजस्थान में राजपूताना में जो विद्रोह हुआ उस पर किताब लिखी गई प्रिचार्ड के द्वारा। और प्रिचार्ड थे कौन? तो नसीराबाद छावनी के छावनी सुप्रिटेंडेंट के पद पर ये तैनात थे। उसके बाद मुंशी ज्वाला सहाय, मुंशी ज्वाला सहाय, मुंशी ज्वाला सहाय के द्वारा लिखी गई द लॉयल राजपूताना। लॉयल मतलब वफादार, भारत के लिए तो वफादारी निभाई है हमने कभी। तीसरा एक नाम आता है NL खड़गावत साहब का, नाथूलाल खड़गावत साहब। नाथूलाल जी खड़गावत के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, और उस पुस्तक का नाम था राजस्थान रोल इन 1857, कि राजस्थान की क्या भूमिका थी 1857 की क्रांति में। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कवि सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा भी, सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा भी लिखी गई थी, और वो कौन सी थी? आपकी वीर संत सही। तो ये आपकी 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से संबंधित कई सारे तथ्य हमने यहां पर देखे। अब सबसे अंत में हम एक बार देख लेते हैं कि क्रांति असफल क्यों हुई। इस क्रांति की असफलता के
असफलता के क्या कारण थे? तो सबसे पहले एक बात याद आती है कि निश्चित समय से पूर्व ये क्रांति शुरू हो गई। 31 मई तारीख थी, मेरठ में 10 मई को हो गई, राजस्थान में 28 मई को हो गई। एक कारण तो यह है। दूसरा यह है, हमारे पास कोई अच्छे नेता नहीं थे, नेतृत्व का अभाव था। हमारे पास कोई अच्छे नेता नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, हथियारों का अभाव था। अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, हमारे पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हम सारे दिल्ली भाग रहे थे। अरे दिल्ली भागने की बजाय अगर अजमेर चले जाते तो काम हो ही जाता ना। इसके अलावा जितने भी राजा थे, राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग देना, अंग्रेजों को सहयोग। और सबसे आखिरी में एक कारण मैं बताऊं आपको, सबसे लास्ट में, कि साहब जो पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे, शिक्षित और मध्यम वर्गीय जो लोग थे, नौकरी पेशे वाले जो लोग थे, इन्होंने विद्रोहियों का, जनता का सहयोग नहीं किया, सहयोग नहीं किया। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में तो बुद्धिजीवी कौन होता है? बुद्धिजीवी वही होता है जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाए। ज्यादा पढ़ ले आदमी वही बुद्धिजीवी होता है। और बुद्धिजीवी कभी भी विद्रोह का, क्रांति का साथ नहीं देता, वो क्रमिक सुधारों का साथ देता है, वो शांति की नीति अपनाता है। तो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को भला माना कि ये तो अंग्रेज हैं जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, संचार के साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, यातायात के साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, तो हम अंग्रेजों को बाहर भगाना ही नहीं चाहते। तो पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्गीय जो लोग थे, वो अंग्रेजों के साथ थे, राजा अंग्रेजों के साथ थे। हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, हथियारों का हमारे पास अभाव था। समय से पहले यह क्रांति शुरू हो गई थी। नेतृत्वकर्ता भी हमारे पास कोई इतने जोरदार नहीं थे, अगर कुछ थे तो वो भी अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है, पेशवा नाना साहब की अगर पेंशन शुरू कर दी जाती तो नाना साहब कभी कानपुर से क्रांति नहीं करते। आपको पता है कि झांसी की रानी के बेटे दामोदर को अगर झांसी का महाराजा स्वीकार कर लिया जाता तो वो क्रांति करने के लिए नहीं आती। बेगम हजरत महल के बेटे बिरजिस कादिर को अगर अवध का नवाब घोषित कर दिया जाता तो वो क्रांति करने के लिए नहीं आती। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की अगर जोधपुर के तख्त सिंह से यहां पर दोनों के बीच में विरोध की स्थिति नहीं होती तो शायद वो भी क्रांति करने के लिए नहीं आता। इसलिए सबके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ यहां पर देखे गए। इस समय तक राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज भारत के अंदर नहीं थी कि नहीं साहब पूरे भारत में राष्ट्रीयता की भावना आ गई कि अब तो अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। ऐसी कोई भावना इनकी उस समय तक नहीं थी। पंजाब का पेट दुखता था तो हरियाणा वाले को दिक्कत नहीं होती थी, हरियाणा का पेट दुखता था तो राजस्थान वाले को कोई लेना देना नहीं था। बंगाल में अगर कोई घटना घटित होती थी तो राजस्थान वाले को कोई लेना देना नहीं था। उस समय सब अपने अपने राज्यों के बारे में देखते थे, पूरे अखंड भारत के बारे में एक साथ कोई नहीं सोचता था। यानी कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की इतनी भावना उस समय तक नहीं थी। यह भी एक कमी है, इसकी असफलता एक कारण है। असफल हो गई ये क्रांति, लेकिन कई मायनों में यह क्रांति सफल भी रही, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्रांति में साथ दिया था। तो हिंदू और मुसलमानों की एकता खुलकर सामने आई इस क्रांति के अंदर। सब एक सफलता है एक तरीके से ये भी। दूसरा, भारत की जनता अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई। हार गए कोई बात नहीं है, लेकिन बोलना सीख गए। इस 1857 क्रांति का सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। और हम आगे चलकर देखेंगे कि जब किसानों का शोषण किया जाएगा इन अंग्रेजों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, तो किसान आंदोलन होंगे। जब जनजातियों का विद्रोह, दमन किया जाएगा, जनजातियों का शोषण किया जाएगा, तब जनजातीय आंदोलन होंगे। तो यह आपके 1857 क्रांति, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जितना पढ़ाया उतने में से 1857 क्रांति के अंदर आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप पूरा चतमन लगा के पूरे तरीके से ये जो नोट्स आप बना रहे हैं इसके ऊपर ही डिपेंड रहे। इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर कुछ पढ़ोगे
इसके अलावा अगर कहीं से बाहर से प्रश्न आ भी गया तो फिर वो किसी को नहीं आने वाला। पढ़ने लायक चीजें यही है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप पढ़ें आराम से, शांति से, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।